हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनार की खेती के बारे में। अनार का बॉटनी नेम क्या है? अनार का बॉटनी नेम है पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम इसका बॉटनी नेम है। इसे पोमग्रेनेट बोलते हैं इंग्लिश में। अनार को पोमग्रेनेट इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी फैमिली की बात करते हैं। फैमिली है पुनिकेसी। पुनिकेसी इसकी फैमिली है। इसका ओरिजिन है ईरान। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम राष्ट्रीय फल, ईरान का राष्ट्रीय फल भी इसे बोलते हैं। ईरान का राष्ट्रीय फल भी अनार को बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर क्या है? इसके क्रोमोजोम नंबर है 2n बराबर 16 या 18। ये किसने दिया था क्रोमोजोम नंबर? क्रोमोजोम नंबर दिया था स्मिथ ने 1976 में क्रोमोजोम नंबर दिया था। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? टाइप ऑफ फ्रूट है इसका ब्लूस्टा। ब्लूस्टा सरस इसका टाइप ऑफ फ्रूट है। और इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट क्या है? इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है एरिल या जूसी सीड कोट, जिसे हम सीड आवरण भी बोलते हैं, बीज आवरण भी बोलते हैं। इसे बीज आवरण भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या है इसकी? क्लाइमेट है उपोष्ण। उपोष्ण इसकी क्लाइमेट है। और ये फल पाला और शुष्कता दोनों सहन कर सकता है। दोनों सहनशील फल है ये। और ये फल नॉन क्लाइमेटिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल किसे बोलते हैं? वे फल जिन्हें तोड़ने के पश्चात नहीं पकाया जाता। वे फल जिन्हें तोड़ने के पश्चात नहीं पकाया जा सकता, उन्हें नॉन क्लाइमेट्रिक फल बोलते हैं। और क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिन्हें तोड़ने के पश्चात में पकाया जा सकता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल एग्जाम हो गया अनार या फिर नींबू के फल। और क्लाइमेट्रिक फल जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये फल जो तोड़ने के पश्चात पकाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में एंट्री कब हुई थी इसकी? भारत में एंट्री हुई थी इसकी 17वीं शताब्दी में। इसकी एंट्री हुई थी। और कहाँ से हुई थी? ईरान से इसकी एंट्री हुई थी। अब बात करते हैं प्लांट से। प्लांट के मध्य की दूरी कितनी है? 5 × 5 मीटर है। कई बुक में आपको 6 × 6 मीटर भी ये इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। सोइल की बात करते हैं। इसके सोइल के लिए उचित जल निकास वाली गहरी दोमट मृदा अच्छी मानी गई है। और इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के मध्य इसका पीएच मान होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को बोलते हैं इसके हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। प्रोपोगेशन क्या है इसका? प्रवर्धन किससे करते हैं इसका? प्रवर्धन करते हैं इसका कलम द्वारा और एयर लेयरिंग द्वारा। कलम द्वारा इसका प्रवर्धन कौन से माह में करते हैं? कलम द्वारा इसका प्रवर्धन फरवरी माह में करते हैं। और एयर लेयरिंग द्वारा वर्षा ऋतु में इसका प्रवर्धन करते हैं। अब बात करते हैं आगे। जो इसके प्लांटेशन है, रोपाई है, वो कौन से महीने में की जाती है? प्लांटेशन के लिए मेनली अपने पास जो सिंचाई के स्रोत है, सिंचाई का प्रबंध अच्छा है, तो अपन को फरवरी या अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त में इसकी प्लांटेशन करते हैं। जुलाई अगस्त में इसका इसकी रोपाई करते हैं। अब बात करते हैं एसिड के बारे में। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें एसिड पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इसमें
एसिड पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? 0.75 से 1.5% इसमें एसिड पाया जाता है। बात करते हैं TSH की, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना पाया जाता है इसमें? 15 से 20% इसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लावर टू फ्रूट बनने में कितना समय लगता है? फ्लोर से जो फ्रूट है उसमें बनने में कितना समय लगता है? इसमें लगता है 5 से 6 माह इसमें फ्लोर से फ्रूट बनने में समय लगता है। किस मौसम में अनार की मांग अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मौसम में अधिक मांग होती है? समर सीजन में इसकी सबसे ज्यादा मांग होती है। गर्मियों में इसकी सबसे ज्यादा मांग होती है। किन रोगियों के लिए अनार अच्छा माना जाता है? किन रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? कुष्ठ रोगियों के लिए और लोप्रोसाई रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। जो रोगी और जिन्हें लिक्विड खाने के लिए बताया जाता है उन रोगियों के लिए अनार बहुत अच्छा माना जाता है। जंगली अनार को क्या बोलते हैं? जंगली अनार को दाड़ू बोलते हैं। जंगली अनार को दाड़ू बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से कंट्री का है? वो है इंडिया का। इंडिया का है। और अब बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है? इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। और जो व्यवसायिक खेती होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा वो भी महाराष्ट्र में होती है। और जो नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर है वो भी महाराष्ट्र के सोलापुर में ही है। सोलापुर में ही है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? वो होता है बाड़मेर में। और सेकंड नंबर पे झालोर में। सबसे ज़्यादा कौन से में होता है? झालोर में होता है। अब बात करते हैं अपन इसके जो बहार है उसके बारे में। इसमें 3 बहारें आती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। इसमें सबसे उपयुक्त राजस्थान के लिए कौन सी बहार है? मृग बहार है जो राजस्थान के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब बात करते हैं इसके फ्लोरिंग टाइम क्या है इसका, और हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, और इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है इन बहारों का, उनके बारे में बात करते हैं। अम्बे बहार का फ्लोरिंग टाइम क्या है? जनवरी से फरवरी के मध्य इसमें फ्लोर आते हैं। और हार्वेस्टिंग फल पक्के कब तैयार हो जाते हैं? फल पक्के तैयार हो जाते हैं जुलाई से अगस्त माह में इसके जो फल होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इसका उत्पादन होता है, इस बहार में जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कंपेरिजन इन मृग और हस्त बहार के तुलना में इसकी हाई यील्डिंग प्राप्त होती है इसमें। अब बात करते हैं मृग बहार के बारे में। मृग बहार है जो कब होती है? जुलाई से अगस्त माह में इसमें मृग बहार में फ्लावरिंग आती है। और इसमें हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? नवंबर से जनवरी के बीच में इसके फल पक्के तैयार हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इस बहार में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इसमें कीट और रोग है वो सबसे ज़्यादा लगते हैं। कीट और इंसेक्ट और डिजीज सबसे ज़्यादा लगते हैं और पानी की मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है। मृग बहार है जो राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त बहार मानी गई है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त मानी गई है, तो उसका राइट आंसर होगा मृग बहार। अब बात कर लेते हैं हस्त बहार के बारे में। हस्त बहार है उसमें फ्लोरिंग टाइम क्या है? सितंबर से अक्टूबर इसका फ्लोरिंग टाइम है। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करते हैं, फरवरी से मार्च में इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है इसमें बेस्ट क्वालिटी के फल मिलते हैं अपन को।
बेस्ट क्वालिटी के फल अपन को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मेन वेराइटीज़ के बारे में। वेराइटीज़ कौन कौन सी है, पहले बात करते हैं इसके वेराइटी और इसके जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है वेराइटी के। अब जालोर सीडलेस की क्या विशेषता है, ये सूखा सहनशील किस्म है, सूखा सहनशील किस्म है और जो राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी है। ये राजस्थान में उगाई जाती है, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है ये। अब बात करते हैं गणेश, पेपरसेल और ज्योति। गणेश की बात करते हैं। गणेश ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी किस्म है, प्रचलित किस्म, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं पेपरसेल और ज्योति के बारे में, या तीनों के बारे में। ये मुलायम दानों वाली किस्में हैं, गणेश, पेपरसेल और ज्योति। अब बात करते हैं कांधारी के बारे में। कांधारी हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी किस्म मानी गई है और ये एक विदेशी किस्म है। कांधारी क्या है, विदेशी किस्म है। अब बात करते हैं डोलका के बारे में। डोलका एक गुजरात के लिए अच्छी किस्म है। गुजरात के लिए अच्छी किस्म है। और ध्यान रखना स्टूडेंट, डोलका और डोलमा, एक डोलमा भी किस्म है जो की किस्म है, बारले की किस्म है डोलमा, और डोलका किस्म है जो अनार की किस्म है। अब बात करते हैं जोधपुर रेड के बारे में। ये सूखा सहनशील किस्म है। इसका एक नुकसान है जिसमें इसके फल अधिक पड़ते हैं। वो किसके कारण पड़ते हैं, बोरोन की कमी के कारण इसके फल पड़ते हैं। बोरोन की कमी से इसके फल फटते हैं। अब बात करते हैं अरक्ता, भगवा और वंडरफुल रेड। अरक्ता, भगवा और वंडरफुल रेड। अरक्ता किस्म है जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी किस्म है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी किस्म है और ये निर्यात के लिए भी अच्छी किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं भगवा किस्म के बारे में। भगवा किस्म को सिंदूरी भी बोलते हैं और ये सिंदूरी किस्म आम की किस्म भी है, आम की भी किस्म है। इसकी क्या विशेषता है, ये इसके दाने लाल रंग के होते हैं। इसके दाने क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के चमकीले होते हैं। अब बात करते हैं वंडरफुल रेड के बारे में। वंडरफुल रेड है, उसके औसतन फलों का वजन होता है वो 700 ग्राम होता है। औसतन फलों का वजन होता है 700 ग्राम होता है और ये एक विदेशी किस्म है, विदेशी किस्म है ना। और अब बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में। हाइब्रिड वेराइटीज कौन सी है, मर्दुला, रूबी और एक अम्लीदाना। तीन इसकी मेन इंपॉर्टेंट वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी। अब बात करते हैं मर्दुला के बारे में। मर्दुला एक ध्यान रखना, ये भगवा किस्म है। भगवा ये किस्म है, वो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2018 का पेपर हुआ था, उसमें पूछी गई थी कि भगवा किसकी वेराइटी है, तो उसका राइट आंसर था अनार। और उसमें भगवा के नाम से ना पूछ के उस सिंदूरी के नाम से पूछा गया था। उसमें आम भी है, उस आम की भी ये सिंदूरी किस्म है। अब मर्दुला की बात करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी। इसका कौन कौन से क्रॉस से, किस किस के किस्म के क्रॉस से प्राप्त हुई है, गणेश का क्रॉस गुल ए सात से करवाने पर अपन को मर्दुला किस्म प्राप्त हुई है, जिसके बीज है वो लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। अब बात करते हैं रूबी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका क्रॉस कौन कौन से, इसका क्रॉस गणेश का क्रॉस काबुल और काबुल क्रॉस एड कोड से एड
एयर रिकॉर्ड से कराने पर अपन को रूबी किस्म प्राप्त हुई है। रूबी ये जेट 2013 में और डब्ल्यू एग्ज़ाम 2019 में पूछी जा चुकी है। अब बात करते हैं अम्ली दाना के बारे में। अम्ली दाना किस्म है जो गणेश और नन्ना के क्रॉस से अपन को अम्ली दाना प्राप्त हुई है। इसकी क्या विशेषता है? ये बोनी किस्म है, सघन किस्म भी बोल सकते हैं इसको। और अम्ली दाना और रूबी किस्म है जो IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट और डिजीज के बारे में। इंसेक्ट, इसमें इंसेक्ट दो मेन इंसेक्ट है, अनार बटरफ्लाई और स्टेम बोरर। अनार बटरफ्लाई है जो पोमग्रेनेट का मुख्य कीट है, ये अनार का मुख्य कीट है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? अपन को डाईमिथोएट का 1 ml का प्रति लीटर के हिसाब से इसमें स्प्रे करना है। और स्टेम बोरर है वो भी एक पोमग्रेनेट के लिए बहुत अच्छी मुख्य कीट है। इसके कंट्रोल के लिए केरोसिन का तेल का उपयोग करेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं डिजीज के बारे में। डिजीज है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और लीप मोडक और बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरिया द्वारा कौन से बैक्टीरिया द्वारा होते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडियस। इस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये खतरनाक वैरायटी है, ये अनार के लिए बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको महाराष्ट्र में तेलिया रोग के नाम से बोलते हैं, महाराष्ट्र में। और इसे नोडल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, अब बात करते हैं लीफ मोडक के बारे में। फिर इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं बैक्टीरिया ब्लाइट के। इसके कंट्रोल के लिए अपन को कैप्टान का 0.5% का स्प्रे, 0.5% का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं लीफ मोडक के बारे में। ये भरूती द्वारा होती है और इसके कंट्रोल के लिए इथेरोल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। अब बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में इनके अनार से संबंधित, उसके बारे में। रूबी किस फल की उन्नत किस्म है? ए ऑप्शन बेर, सेकंड अनार, थर्ड अंजीर और डी आंवला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनार इसका राइट आंसर होगा। और ये जेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे पूसा रूबी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जालोर सीडलेस। ये रूबी है जो एक संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, जो आपको मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सी किस्मों से ये प्राप्त हुई है। रूबी किस्म हुई है गणेश और काबुल और एरिकोड से, गणेश, काबुल और एयरकोड के क्रॉस से अपन को प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? IIHR बेंगलोर से अपन को प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं जालोर सीडलेस है वो किसकी किस्म है? आपको पता है किसकी किस्म है? अनार की किस्म है। इसकी विशेषता क्या बताई थी मैंने आपको? ये सूखा सहनशील किस्म है और राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है, राजस्थान में ही उगाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको जेट 2010, 2003 और 2002 में पूछा गया था। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है? तो डोलका, तोतापुरी एंड ए 10 थॉमसन सीडलेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? डोलका। और एक मैंने भी बताया था कि ढोलमा किसकी वैरायटी है?
जो की वैरायटी है, बारले की वैरायटी है डोलमा, और ढोलका किसकी वैरायटी है, अनार की वैरायटी है। ये क्वेश्चन जेट 2006 में पूछा गया था, जेट 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फलदार पौधे की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनार की। जालोर बेदाना और जालोर सीडलेस ये दो वेराइटी है, सेम सी है, ये दोनों ही अनार की वेराइटी है। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, जालोर बेदाना वाला, जेट 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं सिंदूरी किस्म किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनार होगा, लेकिन ये आम की भी है। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को रिमूव भी कर दिया गया था, किस कारण कि ये अनार और आम की दोनों की किस्म है, इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, लेकिन इसमें राइट ऑप्शन अनार ही आएगा, अनार ही है यहाँ पे अपन को। और इसको भगवा किस्म भी बोलते हैं, भगवा भी बोलते हैं, अनार को इसको भगवा बोलते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, ये लाल दाने वाली चमकीली किस्म में इसका दाने अनार की कौन सी बहार उपयुक्त है, मृग बहार है जो उपयुक्त है राजस्थान में अनार के लिए। वो क्यों उपयुक्त है, इसका राइट आंसर होगा ए, जिसका राइट आंसर होगा ए। ये वो क्यों उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, है ना। और राजस्थान के लिए मृग बहार है। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है, अम्बे बहार, अम्बे बहार इसका राइट आंसर होगा। और अम्बे बहार है, उसकी क्या विशेषता बताई थी, इसका उत्पादन क्या है, बहुत अच्छा होता है, हाई यील्डिंग होती है इसकी, जो उत्पादन होता है उसका अच्छा होता है अम्बे बहार का। और इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, पुष्पन तो फरवरी मार्च हो गया, और हार्वेस्टिंग टाइम क्या था इसका, जुलाई अगस्त था। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी किस्म में सर्वाधिक फल फटना पाया जाता है, निम्न में से कौन सी किस्म में उसमें फल फटना पाया जाता है, और फल फटने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जोधपुर रेड होगा इसका राइट आंसर। और ये किस कारण से फल फटते हैं, बोरोन की कमी से इसके फल फटते हैं।